आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए यह सफर शुरू होती है। रवि रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूनम का इंतजार करता रहा, लेकिन पूनम रेलवे स्टेशन नहीं आई। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया? उनका स्विच ऑन क्यों बता रहा था? करीब रात को 1:30 बजे रवि को पूनम से बात हुई थी। उसने फ़ोन पे यही कही थी कि मैं अपने घर से निकल रही हूं, लेकिन उसके बाद उसे भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रवि और पूनम दोनों अपने घर से आज रात भागकर मुंबई जाने वाले थे, लेकिन पूनम नहीं आई। 5 बजे वो जब अपने घर को लौट के जा रहा था कि अचानक उसे एक मन ये हुआ कि पूनम के घर होते हुए चलना चाहिए। जैसे ही वो पूनम के घर के करीब से गुजर रहा था, वहां अफरातफरी का माहौल बना हुआ था। उनके घरवाले काफी परेशान थे। पूनम अपने घर पे नहीं थी, वो कहीं रात को ही निकल गई थी। उधर पूनम के घर में पूनम के पिताजी पूनम की मां से बोलने लगे, जरूर ये रवि का काम होगा, उसी के साथ भागी होगी। रवि और पूनम के प्रेम प्रसंग के बारे में पूनम के घर वालों को कुछ दिन पहले ही पता चला था। पूनम के पापा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। जब ये बात रवि को पता चली तो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है? जो पूनम आज रात रवि के साथ भागने वाली थी, वो आखिर कहाँ और किन के साथ गायब हो गई? उसे पता था अगर पुलिस केस हुई तो उनका नाम सबसे पहले ही आएगा, इसलिए उसे अब पूनम की चिंता काफी ज्यादा होने लगी थी। रवि तुरंत ही वहां से निकलकर एक बगल के एक पान वाले की दुकान के पास चला गया। उसने एक सिगरेट मांगते हुए कहा, दादा, ये बात बताओ, आज रात तुमने अपनी ये पान दुकान खोलकर रखी थी। उसे पता था कि ये दुकान 24 घंटे खुली रहती है। उस दुकानदार ने हाँ में जवाब दिया। दादा, कोई गाढ़ी रात को इस बजे के बाद इधर से जाती हुई दिखी थी क्या? रवि ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कहा। रवि की बातें सुनकर वो पान वाला थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर कहा, एक ब्लैक टाटा सूमो गाड़ी गुजरी थी, तकरीबन 1:45 बजे रात में। काफी स्पीड में निकली थी। गाड़ी नंबर शायद 3242 था। ऊपर का नंबर नहीं देख पाया। गाड़ी काफी स्पीड में थी। इतना सुनते ही रवि ने अपने पॉकेट से 20 रुपये निकालकर उस पान वाले को दिया। पान वाले ने 10 रुपये काटकर उस रवि को लौटाने लगा। रखो दादा, कुछ घंटे बाद फिर आऊंगा। ये बोलकर रवि वहां से निकल गया। रवि उस पान वाले की दुकान पे अक्सर आता था, चूंकि इस बहाने उसे पूनम के भी दर्शन हो जाते थे। लेकिन आज रवि काफी सोच में पेरीडी रह चुका था। आखिर ऐसा पूनम के साथ क्या हुआ था, वो उसे भी पता नहीं था। रवि के जाते ही वो पान वाले ने एक जगह कॉल लगाया। मोबाइल फोन पे उसने किसी शख्स को सारी जानकारी दे दी। मैंने गलत गाड़ी नंबर बता दिया है, वो फिर आएगा तुमसे जानकारी लेने के लिए, थोड़ी सजग रहना। इतना बोलकर उधर से फोन कट कर दिया। उधर जब पूनम के माता पिता पुलिस स्टेशन में पूनम की गायब होने की रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वाले ने कहा, आप 24 घंटे का वेट करें, उससे पहले अपने सारे रिश्तेदार के पास कॉल लगाकर पता करें। फिर भी अगर आपकी किसी पे शक हो तो वो बताएं। पुलिस की ये बात सुनकर उसने तुरंत ही रवि का नाम बता दिया। पुलिस ने पूनम के घरवालों को आश्वासन देकर भेज दिया और रवि का पूरा डिटेल पूनम के पिताजी से पूछ लिया था। उस शहर की पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। बीते 5 दिनों में ये उस शहर की तीसरी घटना थी और तीनों में एक ही बात कॉमन थी, उस तीनों एलडीडे का नाम पूनम ही था। पिछले 4 दिनों से उस शहर की पुलिस अपने सारे मुखबिर को लगा दिया था, लेकिन अब तक कोई पक्की खबर नहीं मिली थी। करीब 10 बजे दिन में रवि के मोबाइल एक कॉल आया। फोन उठाकर रवि ने हेलो कहा। पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं, तुम रवि बोल रहे हो? पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही रवि घबराने लगा। जी रवि बोल रहा हूं। रवि के आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। 1 घंटे के अंदर अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, और हां, ज्यादा शाइना बनने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर उस पुलिस वाले ने फोन कट कर दिया। अब डर के मारे रवि की हालत खराब हो रही थी। उधर पुलिस स्टेशन में वो पुलिस इंस्पेक्टर उन तीनों गायब हुई। पूनम की फाइल को काफी गौर से देखने लगा। तीनों का नाम तो पूनम तो था ही साथ उन तीनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। ये बात अब तक उसने गौर नहीं किया था। उस इंस्पेक्टर ने गूगल में उस डेट की हिस्ट्री डालकर देखा।
उस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण उसी दिन को लगा था। करीब 1 घंटे के अंदर रवि उस पुलिस स्टेशन में आ चुका था। कांस्टेबल ने उसे अंदर जाने को कहा। रवि डरते हुए उस इंस्पेक्टर के केबिन के अंदर गया। वो पुलिस रवि को देखते ही उसे अंदर आने को कहा। बैठो, उस पुलिस ने कहा। पुलिस के इस तरह के बर्ताव से उनकी थोड़ी ही डर कम हुई थी। उम्मीद है कि तुम्हें ये पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कल रात से पूनम गायब है, उनके घरवालों ने तुम्हारा ही नाम दिया है। इसलिए बिना कुछ इधर उधर घुमाए बगैर सीधे सीधे सारी बात बताओ। उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर रवि चुपचाप अपनी सारी कहानी बताने लगा। पिछले 4 महीने से हम दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, लेकिन उनके पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। आज रात 2 बजे मैं पूनम को लेकर यहाँ से बॉम्बे भागने वाले था। मेरी उनसे बात रात 1 बजे हुई थी। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑन ऑफ बता रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या हुआ? रवि कुछ ही देर में उस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने पूरी बात बता चुका था। लेकिन रवि ने आज सवेरे वाली बातचीत जो उस पान वाले के साथ हुई थी, वो उस पुलिस वाले को नहीं बताया। वो पुलिस इंस्पेक्टर भी रवि की बात चुपचाप सुन रहा था। रवि की बातों में सच्चाई तो दिख रही थी, लेकिन वो हर एक पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले बीते 5 दिनों में जो 2 पूनम गायब हुए थे, उनकी केस हिस्ट्री से भी इन घटना को मिलाकर देखा जा रहा था। रवि की बात पूरी होने के बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर ने रवि से पूछा, जैसा कि तुम बता रहे हो कि बीते 4 महीने से तुम पूनम को जान रहे हो, तुम्हारी दोस्ती पूनम से कैसे हुई? इंस्पेक्टर ने ये बात रवि से पूछा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रवि ने जवाब दिया, फेसबुक पे पूनम का फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आया था 4 महीने पहले। शुरुआत में 7 दिनों तक कुछ चैटिंग होती थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के सामने आने का प्लान बनाया। पहली मुलाकात कॉफ़ी हाउस में हुई थी और उसके बाद हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे। महज 15 साल पूरी की थी पूनम ने। एक तरफ उसने मैट्रिक परीक्षा दी थी। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रहे थे वो क्या सही था? कौन सा फ्यूचर बनाते मुंबई भागकर? हर एक माँ बाप कितना बड़ा सपना संजोए रहता है अपने बच्चों से, और आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे ही अंधा बना हुआ है, हकीकत से तो कुछ सरोकार नहीं। रवि अपना सर झुकाए चुपचाप उस इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था। उस इंस्पेक्टर ने उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांग। रवि ने अपने जेब से अपना आधार कार्ड निकालकर उसने इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। इंस्पेक्टर ने अपने टेबल पर रखी हुई बेल को बजाया। बेल बजते ही उस केबिन में एक कांस्टेबल अंदर आते ही जी सर कहा, इस आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी कर लो और दोनों ही कॉपी पे इनका सिग्नेचर विद कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर फाइल में जमा कर दो। थोड़ी ही देर में वो कांस्टेबल उस आधार कार्ड का 2 कॉपी लेकर आया। उन दोनों कॉपी पे रवि का सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिखवा लिया। उस इंस्पेक्टर ने रवि से कहा, अगले 7 दिनों तक तुम इस शहर बाहर नहीं जाओगे और जब भी कॉल करूंगा 1 घंटे के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो। इतना बोलकर उस इंस्पेक्टर ने रवि का आधार कार्ड रवि के हाथों में दे दिया। रवि भी उस इंस्पेक्टर की बातों में अपनी सहमति जताते हुए अपनी कुर्सी से उठने लगा। तुम्हें पता है, बीते 5 दिनों में 3 पूनम का इस शहर से गायब हो चुकी है। इंस्पेक्टर ने ये बात रवि से कही। ये बात सुनकर रवि थोड़ा घबराने लगा। नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर कुछ भी पता लगे तो यहाँ कॉल करो। इतना बोलकर उस इंस्पेक्टर ने रवि को जाने को कहा। रवि के जाते ही उसने सामंत से पूछा, क्या लगता है सामंत ये सच बोल रहा है या फिर कहानी? 3 पूनम की बात सुनकर बच्चा घबरा गया था साहिब। मुझे तो लग रहा है सही बोल रहा है। खैर, जो भी हो, अपने आदमी को कहो इस पे भी नजर रखेगा। हाँ साहिब। ये बोलकर सामंत उस केबिन से निकल गया। बीते 5 दिनों में अब तक उस पुलिस इंस्पेक्टर को ये तीनों केस पूरी तरह से उलझाकर रख दिया था। तीनों ही एल डहाकी का नाम पूनम होना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था, और साथ ही साथ तीनों का एक दिन जन्म होना कुछ न कुछ गहरा राज इन सबों के पीछे जरूर छिपा था। कुछ देर के बाद वो इंस्पेक्टर अपने केबिन से निकलकर कुछ इसी केस के सिलसिले जानकारी जुटाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपने केबिन से निकलता है कि उनके टेबल पे रखी लैंडलाइन फ़ोन बजने लगता है। वो इंस्पेक्टर कहता है, सामंत देखो, कौन फ़ोन कर रहा है? सामंत फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो कौन? साहब, रघु बोल रहा हूँ। साहब कहाँ है? बहुत ज़रूरी बात बतानी है। रघु काफ़ी खास मुखबिर था उस इंस्पेक्टर का। रघु की बात सुनकर सामंत ने तुरंत ही पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर ने फ़ोन को रिसीवर उठाकर कहा, हाँ बोल। रघु, क्या बात है? साहब,
1 घंटे में आप मुझे मिलो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। 3 दिन पहले रात में एक पूनम और उठाई गई थी, लेकिन उसे 4 घंटे में ही छोड़ दिया गया। कारण पता नहीं। घर वाले ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई चुकी, वो सुबह को मिल गई थी। उसके बाद रघु ने उस इंस्पेक्टर को वो पता बता दिया जहां वो दोनों 1 घंटे में मिलने वाले थे। इतना तो तय था कि अब वहां से कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलने वाला था। वो इंस्पेक्टर सामंत के साथ कुछ ही देर में पुलिस जीप लेकर उस रघु के बताए पते की ओर निकल गया। सामंत पुलिस गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट पे वो इंस्पेक्टर बैठा था। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद वे दोनों उस जगह पहुंच चुके थे। रघु वह पहले से ही पहुंचा हुआ था। रघु इंस्पेक्टर को देखते ही कहा, राम राम साहिब। रघु की बात सुनकर वो इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दिया। बताओ, कौन सा घर है? बस आगे की गली में है। रघु आगे आगे चल रहा था और उनके पीछे इंस्पेक्टर और सामंत। थोड़ी ही देर में वो तीनों उस घर के सामने थे। कॉल बेल बजने के कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुला। एक लड़डहकी ने दरवाज़ा खोला था। वो लड़डहकी अपने दरवाजे पे पुलिस को देखकर गराब गई। पापा, पुलिस आई है, ये बोलकर वो अपने घर में घुस गई। थोड़ी ही देर में एक आदमी दरवाजे पे आकर कहता है, बोलिए साहब, क्या बात है? कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए पूछताछ करने आए हैं। रघु ने ये बात उस आदमी को कहा। रघु की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, आइए अंदर। उनके बाद वो तीनों उस कमरे के हॉल में लगी सोफे पे बैठ गए। आप सभी घबराइए नहीं, 3 दिन पहले पूनम के साथ क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी चाहिए था। आप प्लीज अपनी बेटी को यहां बुलाइए। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसने अपनी बेटी पूनम को आवाज देकर वहां बुलाया। उस हॉल के सोफे पर रघु उस इंस्पेक्टर और सामंत को लेकर बैठा था। पूनम के पिताजी ने पूनम को आवाज दी। उनके पिताजी भी काफी डरे हुए थे। थोड़ी ही देर में पूनम भी वहां आ गई। इंस्पेक्टर ने उसे बैठने को कहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर पूनम भी डरते हुई सोफे पर बैठ गई। पूनम के बैठते ही वो इंस्पेक्टर ने कहा, पूनम देखो, डरो मत। उस रात जो भी घटना हुई थी, बिना कुछ भी छिपाए उस घटना की विस्तृत जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि बीते 5 दिनों में इस शहर के 4 अलग अलग जगहों से पूनम नाम की एलईडी डीहकी को ही उठाया गया है। और सबसे कॉमन बात यह है कि उस तीनों का जन्मदिन एक ही तारीख में हुआ है। सबसे पहले तुम अपना डेट ऑन ऑफ बर्थ बताओ। पूनम ने जो अपना डेट ऑन ऑफ बर्थ बताया वो भी उन तीनों पूनम से मैच कर रही थी। इतना सुनते ही अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर फिर इस पूनम को 4 घंटे में ही क्यों छोड़ दिया। उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पूरी डिटेल में बताओ, इंस्पेक्टर ने पूनम को कहा। पूनम शुरू में घबरा रही थी, वो कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उसे उस इंस्पेक्टर ने और भी 3 पूनम के गायब होने की बात बताई तो उनकी बात सुनकर पूनम ने बताना शुरू किया। सर, मैं एक लड़डहके से प्यार करती हूँ। उसने ही मुझे उस रात मैसेज दिया था। उस रात करीब 1 बजे मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। कुछ ही दूर पे एक लड़डहका मुझे दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उनकी ओर बढ़ा ही था कि किसी ने पीछे से मेरे नाक के ऊपर एक रुमाल रख दिया और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी। पूनम की बात जैसे ही खत्म हुई थी कि उनके पिताजी बोल पड़े, इस घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी इकलौती बेटी पूनम रहती है। उस रात हम सभी जल्दी ही खाकर सो गए थे। उस रात पूनम अपने कमरे में अकेली ही सोई थी। मेरी नींद खुली तो देखा कि पूनम अपने बिस्तर पे नहीं थी। तभी घड़ी में समय करीब 4 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अचानक से मेरी नज़र दरवाजे पे गई जो खुली हुई थी। मैं तुरंत ही दौड़ कर अपने कमरे से बाहर की ओर चला गया। मेरी धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर काफ़ी ढूंढने लगा। गौर से देखने पे ऐसा लगा कुछ दूरी पे कोई ज़मीन पे लेटा हुआ था। मैं दौड़ कर उनके पास गया। किस्मत अच्छी थी, वो मेरी बेटी वहां पड़ी हुई थी। इतना बोलते ही उनके आंखों से आंसू निकल पड़े है। मैंने तुरंत ही उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आ गया। कुछ देर बाद जब पूनम के चेहरे पे पानी का छींटे मारे तो उन्हें होश आ गया और उसके बाद पूनम ने अपनी सारी बातें मुझे बताई। मेरी बेटी सही सलामत आ गई। हम लोग डरे हुए थे, इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई और साथ ही किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किया। उन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ देर के लिए वो सभी चुप हो गए। कुछ देर के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर ने पूनम से उस एलईडी डैशके का नाम पूछा जिसने उस रात वो मैसेज दिया था।
रवि नाम है उस लड़ डहके का, पूनम ने कहा। रवि का नाम सुनते ही उस इंस्पेक्टर और सामंत का दिमाग घूमने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कहीं वही रवि तो यहाँ नहीं था। उस इंस्पेक्टर ने अपनी मोबाइल निकालकर तुरंत ही अपनी गैलरी से एक तस्वीर निकालकर पूनम को दिखाते हुए पूछा, क्या ये रवि है? पूनम गौर से वो तस्वीर को देखने लगी। नहीं सर, ये कोई और है। जब मैंने उस घटना के बाद रवि को कॉल करके इसके बारे में बताया तो उसने साफ मना कर दिया। वो ना ही मैसेज के बारे में जानता था और ना ही वो उस रात यहां आया था। उस घटना के बाद मैं काफी ही डर गई थी। मैं खुद 3 दिनों से कहीं बाहर नहीं निकली हूं। कहाँ रहता है ये रवि और उसकी कोई तस्वीर है तो वो दिखाओ। इंस्पेक्टर ने ये बात पूनम से कही। पूनम वहां से उठकर अपने कमरे में गई और अपना मोबाइल लेकर आई। अपने मोबाइल का गैलरी से रवि की तस्वीर निकालकर उस इंस्पेक्टर को दिखा दी। एक कागज पे उस इंस्पेक्टर ने उस रवि का मोबाइल नंबर और पता नोट करने के बाद वो तीनों वहां से निकल पड़ी डीडीचे। रघु भी कुछ देर के बाद वहां से निकल चुका था। वो इंस्पेक्टर सामंत के साथ अपने पुलिस स्टेशन की तरफ निकल चुका था। रास्ते में वो इंस्पेक्टर ने सामंत से पूछा, क्या लगता है सामंत किसका ये काम हो सकता है? कैसे बताऊं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामंत ने कहा, ये बताओ सामंत पूनम की रात कब है? सर 2 दिन बाद है पूनम की रात। तुमने गौर नहीं किया उस पूनम की दाएं पैर की सबसे छोटी अंगुली कटी हुई थी। हो ना हो, जहां तक मुझे लग रहा है ये तंत्र सिद्धि से जुड़ा हुआ केस लग रहा है। फिर भी हम सभी के पास समय बहुत कम है, क्योंकि जिन 4 पूनम को उठाया गया है सभी का एक ही डेट ऑफ बर्थ होना बहुत हद तक ये साफ कर रहा है, और उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। अब तुम सोचो सामंत की उन लोगों ने कितनी जानकारी इकट्ठी करने के बाद उन 4 पूनम को उठाया होगा। सामंत काफी गंभीरता से उस इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन रहा था। गाड़ी काफी रफ्तार से सड़क पे दौड़ती जा रही थी, लेकिन उन दोनों के दिमाग में सैकड़ों सवाल हरेक पहलुओं पे जाकर सोच रही थी। साहड सामंत अपनी सोच को नहीं ले जा पा रहा था, लेकिन वो खुश था क्योंकि बहुत कुछ वो उस इंस्पेक्टर से सीख रहा था। वो पुलिस इंस्पेक्टर अब इस केस को हरेक एंगल से देख रहा था, लेकिन अब तक कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिल पाया था। अब ये केस किसी तंत्र साधना के एंगल से भी देखा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले भी उस इंस्पेक्टर ने एक ऐसे ही केस को सॉल्व किया था। इधर रवि भी काफी परेशानी में था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात उसकी पूनम के साथ क्या हुआ था। रवि फिर भी अपनी तरफ से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उनका एक दोस्त आरटीओ ऑफिस में काम कर रहा था। वो उसी सुबह उसे गाड़ी नंबर देकर जो गाड़ी नंबर उस पान वाले ने बताया था उसके बारे में जानकारी पता करने को कहा था। जब उनके दोस्त ने ये बात बताई कि उस नंबर की कोई भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये बात सुनकर रवि को समझ में आ चुका था कि वो पान वाला भी जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है। रवि तुरंत ही तैयार होकर फिर उस पान वाले के पास निकल गया। कुछ मिनटों के बाद वो उस पान वाले के पास खड़े ईढ़ा था। रवि वो पान वाले को देखकर मुस्कराने लगा। दादा, एक सिगरेट देना, रवि ने उस पान वाले से कहा। वो पान वाला एक सिगरेट निकालकर रवि की ओर बढ़ा दिया। रवि ने अपने मुंह में सिगरेट लेकर जैसे ही माचिस जलाने जा रहा था कि उनकी नज़र एक पुलिस जीप पे पड़ ढी, जो कि उनकी ही ओर आ रही थी। पुलिस की जीप अपनी ओर आता देखकर रवि ने अपने मुंह से सिगरेट निकालकर अपने पॉकेट में छिपा लिया। पुलिस की गाड़ी उसी पान वाले की दुकान के पास जाकर रुकी। उस गाड़ी में वो इंस्पेक्टर और सामंत था जिसने रवि को पुलिस स्टेशन बुलाया था। पुलिस रवि को देखकर नीचे उतर गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पान वाले से एक बिस्किट का पैकेट मांगा। वो पान वाले ने पीछे मुड़कर वो बिस्किट का पॉकेट निकालने लगा। रवि, अगर तुमने जानकारी नहीं दी होती तो उस गैंग को नहीं पकड़ डीएच पाते। रवि आश्चर्यजनक रूप से उस इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था। उधर पान वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। साहब, ये लीजिए बिस्किट का पैकेट, उस पान वाले ने कहा। उस इंस्पेक्टर ने अपना पर्स खोलकर 100 रुपये का नोट निकालकर उस पान वाले को दिया। उस पान वाले ने 40 रुपये काटकर 60 रुपये उस इंस्पेक्टर को दे दिया। ठीक है सर, मैं निकलता हूं, ये बोलकर रवि वहां से जाने लगा। रवि के जाने के बाद वो इंस्पेक्टर और सामंत भी अपनी जीप से निकल गए। वो पूनम के घर के पास पहुंचकर रुक गए। इधर वो पान वाले ने तुरंत ही एक जगह कॉल लगाया। कॉल लगाकर बोला, वही LA डैज का फिर आया था।
जिसे मैंने गलत गाड़ी का नंबर बताया था। इस बार पुलिस भी पहुंच गई थी। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि किसी बर्डे गैंग को पकड़ा है। उस लडर डैके की हेल्प से कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो किनकी बात कर रहे हैं। तुम डराओ मत, तुम अगले शिकार का पता लगाओ। समय बहुत कम बचा है, पता है ना। सिर्फ 2 दिन अपने काम पे फोकस करो और बार बार फिजूल की बातें कॉल करके मत किया करो। ये बोलकर फोन कट कर दिया। उधर पुलिस की गाड़ी अब तक पूनम के घर के आगे ही खड़ रही थी। उस पान वाले को ये अंदेशा भी नहीं था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने हेडफोन से सारी बातें सुन रहा है। यहां आने से पहले ही रवि ने उस पुलिस इंस्पेक्टर फोन पे उस पान वाले की जानकारी दे दिया था कि वो जिस गाड़ी का नंबर बताया था वो गलत बताया था। रवि को शक तो पहले से ही था। ये बात जब उसने पुलिस इंस्पेक्टर को बताई तो उसने रवि को कहा, ठीक आधे घंटे में उस पान वाले की दुकान के पास पहुंचो। एक प्लानिंग के तहत ये काम चल रहा था जिसमें उस पान वाले को कोई अंदेशा भी नहीं था कि वो उसकी चाल पे ट्रैप हो चुका है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने बिस्किट खरीदने के बहाने एक छोटा सा ट्रांसमीटर उनके दुकान में छिपा दिया था। चलो सामंत, उस पान वाले को उठाते हैं। साहब, शायद हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। उनकी बात से तो यही पता चल रहा है कि शायद हो सकता है कि अगला शिकार कहीं आज रात को किसी जगह से उठाए। ऐसा करते हैं, आज इसे छोड़ बेच देते हैं। जहां तक मुझे पता है ये दुकान 24 घंटे खुली रही है। कम से कम उनकी आज रात की प्लानिंग के बारे में पता तो चल ही जाएगा और उसे रंगे हाथ सबूत और शिकारी के साथ ही दबोचेंगे। सामंत की बातें उस पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था। वे दोनों पुलिस स्टेशन की ओर निकल चुके थे। इंस्पेक्टर से सामंत को कह दिया था अपने आदमी को लगाकर उस पान वाले पे नजर रखे। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने रवि को कॉल करके पुलिस स्टेशन आधे घंटे में आने को कहा। सामंत, उस पान वाले का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकलवाओ। आखिर ये पता तो चले किस किस नंबर से उनकी बातें हो रही है। अब ऐसा लग रहा था पुलिस वाले रवि से मिलकर इस पूनम वाले केस की सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में रवि भी उस पुलिस स्टेशन में आ चुका था। सामंत ने रवि को देखते ही कहा, आओ रवि साहब, तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। रवि सामंत की बातें सुनकर मुस्करा दिया और अपने कदम उस इंस्पेक्टर के केबिन की ओर बढ़ा दिया। रवि को देखते ही इंस्पेक्टर ने इशारे से बैठने को कहा। रवि सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। वो इंस्पेक्टर किसी ओर से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, प्रमाण गुरुदेव, मैं थोड़ी ही देर में बात करता हूं। ये बोलकर फोन कट कर दिया। वेल्डन रवि, अगर तुमने उस पान वाले के बारे वो छोटी सी जानकारी के बारे में नहीं बताया होता तो अब तक इस केस में इतने अच्छे निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। एक छोटी सी भी क्लू भी बहुत बढ़े बैठे साजिश को उजागर करके रख देती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर सामंत के कहने पे उस पान वाले को नहीं उठाया। हालांकि वो इंस्पेक्टर जितनी जल्द से जल्द उस पान वाले को गिरफ्तार करके उस गिरोह तक पहुंचना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने हेडफोन उस पान वाले ये बात करते सुना कि अब उनके पास 2 दिन ही बचे हैं, तो उस इंस्पेक्टर ने सामंत की बात सही लगी कि उसे हम लोग सबूत के साथ उस पूरे गिरोह को दबोचेंगे। इधर रवि जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे वो इंस्पेक्टर समझाने लगा कि कोई भी छोटी से छोटी कड़ी ही बड़ी केस का खुलासा कर देती है। उस इंस्पेक्टर ने रवि से कहा, सजग रहना कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। चूंकि रवि तो खुद ही काफी टेंशन में था। उनके प्लान के अनुसार वो बीती रात पूनम के साथ भागकर मुंबई जाने वाला था और वही शादी करके आगे की जिंदगी बिताना चाह रहा था। लेकिन जब उस इंस्पेक्टर ने रवि को अच्छी तरह से समझाया तब उसे ये एहसास हो चुका था कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। लेकिन उनके मुंबई भागने से पहले ही पूनम गायब हो चुकी थी। रवि पूनम से बहुत प्यार करता था। वो अपने तरफ से उस पूनम को खोजने में पूरी तरह से तो लगा ही हुआ था, साथ ही साथ उस पुलिस वाले को भी पूरी तरह से कॉपरेट कर रहा था और सारी जानकारी भी शेयर कर रहा था। करीब आधे घंटे तक रवि से बात करने के बाद रवि उस पुलिस स्टेशन से निकल गया। थोड़ी ही देर में बाद उस इंस्पेक्टर ने सामंत को अपने केबिन में बुलाकर कहा, क्या हुआ, वो कॉल डिटेल आया उस पान वाले का? अभी तुरंत ही कॉल किया है, बस 1 घंटे में मिल जाएगा आपको। उस पान वाले का मोबाइल पे जो भी बातें हो रही थीं वो इंस्पेक्टर को पता चल रहा था। अचानक से सामंत ने कहा, सर, उस पान वाले की एक जगह फिर बात हो रही है। इतना सुनते ही उसने हेडफोन अपने कानों में लगा लिया। वो पान वाला एक एड्रेस नोट करवा रहा था।
एड्रेस नोट करवाने के बाद उसने पैसे के लेन देन की बात की। आज शाम में तुम्हारे सभी हिसाब क्लियर हो जाएंगे। अचानक से धाएं धाएं की आवाज़ हुई। वो पान वाला दर्द से करहाने लगा और उसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब उस इंस्पेक्टर और सामंत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ। उसने तुरंत ही सामंत को गाड़ी निकालने को कहा। सामंत को अब अफसोस हो रहा था कि काश मैंने अपनी राय न दी होती तो उस पान वाले के ऊपर गोली तो ना चलती। सामंत तुरंत ही गाड़ी निकालकर उस इंस्पेक्टर के साथ उस पान वाले की तरफ चल पड़े रहा। इंस्पेक्टर रास्ते से ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। थोड़ी ही देर में वो उस पान वाले के पास पहुंच चुके थे। वहां का नज़ारा काफी भयावह था। 2 गोली चलाई गई थी। उस पान वाले के ऊपर खून से पूरा लथपथ। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। कुछ फोटोज लेने के बाद उसने तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। उस पान वाले की मोबाइल वहां कहीं नहीं दिखाई पड़ी बेच रही थी। उन दोनों को काफी अफसोस हो रहा था। जो भी अहम सबूत था उसे मिटाने की कोशिश की जा रही थी। एम्बुलेंस जाते ही उस दुकान को बंद करके सील कर दिया गया था। उस इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर फ़ोन उठाकर, बोलिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे याद किया? कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस आपके पास पहुंचेगी। केस क्रिटिकल है और काफ़ी अर्जेंट है, तो प्लीज़ अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। सर जी अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश रहती है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। इतना बोलकर उस डॉक्टर ने फ़ोन कट कर दिया। उस इंस्पेक्टर को अफसोस तो हो ही रहा था, लेकिन अब उनके दिमाग में ये भी बात पैदा हो रही थी कि कहीं अब उनके द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह में ही वो तो नहीं फंसता जा रहा था। कहीं उनके प्लान की जानकारी उन गिरोह के सदस्यों को तो नहीं मिल रही थी। आखिर कौन हो सकता है जो ये काम कर सकता है? उस जगह से उनका मोबाइल फ़ोन न मिलना एक सवालिया निशान लगा रहा था। या दूसरा पहलू ऐसा भी हो सकता है कि ये पूनम उनका आखिरी शिकार हो, और जब उस पान वाले से इस पूनम के बारे में जानकारी मिल गई तो उनका काम तमाम कर दिया हो, ताकि ये आगे किसी को कुछ भी बताने लायक ना रहे, इसलिए उस पान वाले पे जानलेवा हमला किया हो। तमाम तरह के पहलू पनप रहे थे उन इंस्पेक्टर और सामंत के दिमाग में, लेकिन क्या सही और क्या गलत ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो पान वाले ने जिस पूनम का पता बताया था, अब वो ही इस केस की अहम कार्डिडी बन चुकी थी। उस इंस्पेक्टर ने अपने खास आदमियों को उस पते पर गुप्त तरीके से निगरानी पे लगा दिया था। इधर सामंत के पास उस पान वाले की कॉल डिटेल आ चुकी थी। कॉल डिटेल आते ही उसने उस इंस्पेक्टर को वो दिखाया। कॉल डिटेल और उनका लोकेशन देखकर उनका माथा ठनक रहा था। अब वो इंस्पेक्टर आज रात का इंतजार करने लगा। रात के करीब 2 बजे एक काले रंग सूमो गाड़ी उस पते से करीब 200 फीट की दूरी पे आकर रुकी। थोड़ी ही देर में उस घर का दरवाज़ा खुला जिनमें पूनम रहती थी। उस गाड़ी से एक लड़े डेचाका बाहर आया। पूनम को देखकर उस लड़डहाके ने हाथ उठाकर इशारा किया। पूनम उसे देखते ही उसके तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वे दोनों उस गाड़ी पे सवार हो चुके थे। उधर उस इंस्पेक्टर का इंस्ट्रक्शन था कि उनका पीछा करना है। वो चारों पुलिस वाले उनके पीछे पीछे उस जगह तक पहुंच चुकी थी। वो जगह शहर से काफी हटके था। जहां उन सबों को छुपाया गया था, उनके बगल में एक काफी पुराना कब्रिस्तान भी था। थोड़ी ही देर में सामंत और वो पुलिस इंस्पेक्टर भी अपनी टुकड़ी के साथ उस जगह पे पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में पूरी पुलिस टीम उस जगह पे हमला बोल चुकी थी। उस जगह से 5 पूनम को रिहा किया गया और साथ ही साथ एक बाबा और उनके गिरोह के कुछ सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था वो तू ही होगा, जब उस पान वाले का मोबाइल गायब हुआ था, क्योंकि ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। जब दूसरी बार रवि पुलिस स्टेशन आया था तो वो पुलिस अपने किसी गुरुदेव से बात कर रहा था और वही अभी उनके सामने था। अब भी समय है बच्चा, बहुत ही अद्भुत संयोग है। कल पूनम की रात में दुर्लभ चंद्रग्रहण लगने वाला है, जो कि 75 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है। इन 5 पूनम की बलि देकर मैं अमृतत्व को प्राप्त कर जाऊंगा। इन 5 का जन्म ग्रहण के दिन ही हुआ था, इसलिए इन पे ग्रहण की छाया है और मैं इन 5 को मुक्ति दिलवा रहा हूं। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। इतना बोलकर वो इंस्पेक्टर सभी को लेकर उस जगह से निकल गया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।